हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मैंने आपको फिर से बोला है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। इसमें हमने लास्ट एक शॉर्ट रिवीजन मैं आपको थोड़ा सा करवाते हुए आगे मूव करता हूं। हाइड्रेशन एंथैल्पी बेसिकली बेटा हमारे पास एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी आयन गैसियस फॉर्म में जब वो होगा तो गैसियस आयन को हम जब किसी भी सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो आयन सॉल्वेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस बेसिस पे जो एनर्जी रिलीज होगी बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एंथैल्पी या सॉल्वेशन एनर्जी। और अगर यही सॉल्वेंट वाटर होगा तो उसे बोला जाता है हाइड्रेटेड आयन, एंड उस बेसिस पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोला जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। इज दैट क्लियर एवरीवन? और मैंने आपको यह समझाया था कि बेटा वहां पर जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, जो एंथैल्पी रिलीज होती है, वो क्यों होती है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि क्यों रिलीज होती है। तो बताया था मैंने आपको, बताइए हाइड्रेशन एंथैल्पी क्यों रिलीज होती है? स्टेबल होने के लिए। तो स्टेबल होने के लिए वो कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, नहीं समझ में आया? वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हो रहे हैं उस आयन के सराउंडिंग में। अच्छा, अटैच होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे पार्शियल बॉन्ड का इनिशिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर क्रिएट होगा। कैसा अट्रैक्शन होगा? आयन डाइपोल के बीच में जो फोर्स लग रहा है बेटा, और वो फोर्स जो है वो बेसिकली अगर आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, तो वो जो फोर्स वहां पर लगा वो पार्शियल बॉन्ड जो बना बेटा, तो बॉन्ड बनना ही हमारा क्या कहलाता है, किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, भले ही वो पार्शियल बॉन्ड भी बन रहा है, it means it is the favorable condition for the stability of a particular ion या particular substance जो भी है बेटा। अगर यहां पर हम हाइड्रेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि आयन की बात हो रही, वो पर्टिकुलर आयन का स्टेबल होना। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे? तो इतनी बात हुई थी, ठीक है। मैंने वहां पर आपको कैटायन एनायन के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल अटैच करके दिखाए थे, वो कनेक्ट हुआ था सबको, ठीक है। तो वो जो पूरा पार्ट था बेटा, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ होगा। अब हम आगे, एक मिनट, आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको वहां पर जो हमने बातें जो कर रखी है उसको थोड़ा सा आपको बताते हुए चलूं। कैटाइन के लिए मैंने हाइड्रेशन एंथैल्पी की भी बात कर रखी है, एनाइन के लिए भी मैं बात कर रखी है। कैटाइन एनाइन दोनों के लिए कंडीशन अलग बता रखी है, दोनों के लिए प्रॉपर्टीज अलग बात की हुई है, क्योंकि कैटाइन के लिए रोल अलग होगा, एनाइन के लिए रोल अलग होगा, अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो तो। यस और नो? यस और नो? अब मैं उस पॉइंट पर आना चाहता हूं बेटा जहां पर हमने कैटाइन एनाइन की बात की है। यस बेटा बोलो, कुछ डाउट पूछ रहा था। सर ये जो आपने जो बोला सॉल्वेशन एंथैल्पी है, सॉल्वेशन एंथैल्पी में जो आयन सॉल्वेंट के साथ कंबाइन होता है उस आयन को क्या बोलते हैं, जैसे कि हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेशन सेम बेटा सॉल्वेशन एंथैल्पी बोला जाएगा ना, सॉल्वेटेड आयन, ठीक है। जो आयन बनेगा वो सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्वेटेड आयन कहलाएगा, और बाकी जो हमारे पास पार्ट है बेटा वो हाइड्रेशन के बेसिस पे यानी हाइड्रेटेड आयन कहलाएगा अगर हम वाटर की बात करते हैं, और उस बेसिस पे हाइड्रेशन एंथैल्पी, और सॉल्वेशन कहलाएगा तो सॉल्वेटेड आयन, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था बेटा कि कैटाइन एनाइन के लिए, फिर से यहां पर थोड़ा सा उस बेसिक फॉर्म को जो आपको बताया था उसको यहां पर मेंशन करते हुए चल रहा हूं कि अगर सपोज करिए हमारे पास एक कैटाइन यहां पर इस तरीके से है और इसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल आपने अटैच कर दिए, ठीक है ना, इस तरीके से।
था ना अपन ने? तो यहां पर नेगेटिव इस तरीके से चार्ज इनिशिएट किया था बेटा हमने, वो यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। और एनायन के लिए हमने जो बात कही थी बेटा कि बी नेगेटिव, इसके सराउंडिंग में भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और यहां पर हमारे पास पॉजिटिव इस तरीके से, ये नेगेटिव। ठीक है, डन। अब मैंने आपको जो कनेक्ट किया था बेटा कि चार्ज डेंसिटी which is equals to charge upon या साइज, कुछ भी कह सकते हो बेटा। ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, ये चार्ज डेंसिटी की बात थी। कैटायन के लिए अलग तरीके से रिलेट किया था हमने, और एनायन के लिए हम अलग तरीके से रिलेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कनेक्ट करें बेटा कि जो यहां पर बात आ रही है कि कैटायन में इन जनरल वर्ड आप कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा कि अगर मैं कैटायन के लिए लिखूं, मैं फिर से उस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। कैटायन के लिए बात कर रहा हूं तो हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, चार्ज इंक्रीज होने से साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस और नो? और यहां पर बात आ रही है बेटा, अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो चार्ज डेंसिटी जो है, यानी मैं यहीं से रिलेट करूं, आपको लिखवाया भी था मैंने, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। सही है? ये बात सीधी सी है बेटा, कैटायन के लिए तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, जबकि एनायन के लिए अगर आप ये कंडीशन ले लोगे, एनायन के लिए अगर आप कंडीशन की बात करोगे बच्चों, तो चार्ज अगर हम बात करें, चार्ज बढ़ाने से साइज क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। बिकॉज हमें पता है कि बेटा, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज होता है। सही है? जेड इफेक्टिव डिक्रीज होना मतलब साइज का इंक्रीज कर जाना, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? ये तो हमने पहले डिस्कस भी किया बेटा। कनेक्ट हुआ बेटा सबको? बताइए एवरीवन? गुड। तो अब ध्यान दीजिए कि इस पूरे जोन में आप फिर कैसे रिलेट करोगे। अब रिलेट करने के लिए बेटा यहां पर थोड़ा सा मैं आपको चीजों को समझाता हूं कि कैटायन में तो सीधा सीधा कनेक्ट हो गया बेटा, तो कैटायन में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डन? यस बोलिए। बट एनायन की बात करो बेटा, तो एनायन में किस तरीके से चीजों को रिलेट करोगे, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं ये कहूंगा बेटा कि इन दिस सिचुएशन द एनायन के केसेस में अगर आप देखो, क्योंकि कैटायन में तो कंडीशन ही फुलफिल होगी, तो फिर तो अपन को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एनायन में बेटा वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो हम ये कहते हैं कि इस सिचुएशन में चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर as compared to क्या, साइज, as compared to size. Is that clear everyone? Charge is the dominating factor as compared to size. So अगर चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया बेटा, तो चार्ज को मैं प्रायोरिटी दे दूंगा, इसका मतलब चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। सीधा सीधा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, चार्ज है। इज दैट क्लियर एवरीवन?
मतलब इसका मतलब ये होता है बेटा कि डोमिनेट कर जाना। कहते हैं ना कि बेटा हम कोई चीज एक दूसरे के बेसिस पे कंपैरिजन में अगर हम जाएं तो वो हम कहते हैं कि डोमिनेट कर गया। ठीक है, डोमिनेट कर गया मतलब सपोज करो अगर आप ये कहोगे कि कोई दो गाड़ियां अगर वो रेसिंग में जा रहे हैं तो आपने कहा कि भाई एक गाड़ी जीत जाएगी, तो वो डोमिनेट करने पे डिपेंड कर सकता है कि वो डोमिनेट किस किस बेसिस पे डिपेंड हो सकता है। उसके लिए रोड बहुत अच्छी हो, अगर दोनों के लिए रोड सेम हो तो हो सकता है कि दोनों गाड़ियां अलग अलग कंपनी की है तो बेटा दोनों का जो स्पीड का जो पार्ट होगा वो अलग अलग होगा। तो हो सकता है कि बेटा अगर आप अच्छी कंपनी की गाड़ी लोगे तो ऑब्वियस है कि बेटा वो चीजें वो हर पॉइंट पे डोमिनेट करेगी। डोमिनेट करना मतलब उसके जो दूसरी कार है उसके लू फॉल्स दिखा देना अपने कंपैरिजन में। ठीक है कि भाई उसमें ये कमी है इस गाड़ी के कंपैरिजन में, तो तभी वो जीत पाएगी। सेम यहां पर भी है कि भाई चार्ज डोमिनेटिंग हो गया मतलब अब मेरे लिए चार्ज ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा, मेरे लिए साइज यहां पर इंपॉर्टेंट रोल नहीं शो करेगा। मैं इसका भी रीजन दे रहा हूं बेटा, मैं इसका भी रीजन दे रहा हूं बिकॉज वी नो दैट द चार्ज, जो हम चार्ज को मेजर करते हैं बेटा उसकी यूनिट होती है, अगर आप ध्यान दो तो इन कूलम, हमने बात की थी बेटा, ये ध्यान रखिएगा, इन कूलम। बट द साइज, अब ध्यान दो बेटा यहां पर साइज की बात करें तो साइज की जो यूनिट होती है बच्चों वो यूनिट बेसिकली अगर आप ध्यान दो वो हमारे पास पिकोमीटर, पीएम लिखा जाता है, पिकोमीटर। अब देखो पिकोमीटर मतलब मैं आपको कह सकता हूं कि 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर, जबकि चार्ज कूलम यानी ऐसा यूनिट लिख सकता हूं बेटा, ये कौन सी यूनिट में, ऐसा ही सिस्टम में है। और ये अगर आप देखो बेटा तो सीजीएस से भी नीचे सिस्टम में, सही कह रहा हूं ना, सीजीएस मतलब अगर आप कंसिडर करो तो सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर का भी ऊपर वाला पार्ट है, मतलब और भी लो पार्ट की अगर बात करो यानी पिकोमीटर में, तभी तो हमने बात कही ना कि 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर, यस और नो। तो उसको ऐसा ही यूनिट में आने में बेटा क्या होगा, बहुत ज्यादा आपका वेरिएशन लाना पड़ेगा। याद करो मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइज का रोल, इसलिए हमारे पास जहां पर मैंने बात करी थी आपको स्पेशली लिखा था कि नियरली सेम होता है, तो मैंने आपको बोला 10 यूनिट का चेंज भी आ जाएगा तो इतना बड़ा लार्ज दिखेगा ही नहीं। पिकोमीटर के अकॉर्डिंग वो बहुत बड़ा लार्ज है, लेकिन अगर आप ऐसा सिस्टम के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो बेटा आपको बहुत लार्ज चेंज दिखने वाला नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोग समझ पाए कि अच्छे से? तो मेरा कंसर्न ये है बेटा कि चार्ज जो है वो कूलम में हम मेजर कर रहे हैं और बेटा हम साइज को मेजर कर रहे हैं किसमें, पिकोमीटर में। अब बेटा पिकोमीटर जो है वो ऐसा यूनिट है ही नहीं, जबकि चार्ज जो कूलम में मेजर कर रहे हैं बेटा हमारे पास वो ऐसा यूनिट में है। तो अब चार्ज मेजर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसी बेसिस पे तो चार्ज हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाएगा बेटा। तो ये जो रीजन था बेटा, ये रीजन के बेसिस पे मैंने इसको डोमिनेटिंग फैक्टर बना लिया और इसलिए मेरा चार्ज क्या हो गया बेटा, डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? अरे हाँ कि ना? गुड, ठीक है। तो आप इतना समझे तो यहां पर थोड़ा सा आगे आप लेके चलता हूं आपको कि बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी, ध्यान देना एक फार्मूला जो हमने यहां पर आगे ऑलरेडी डिस्कस किया है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, पढ़ा है ना हमने? याद करो बहुत अच्छे से। अब अगर मैं बात करूं बेटा, ये जो फोर्स है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये सीधे सीधे पता चल जाएगा कि Q1 Q2 क्या होंगे, डिफरेंट चार्ज होंगे, सेम चार्ज तो हो नहीं सकते। यस और नो? क्योंकि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो गई, समझे? तो बेटा यहां से आप कनेक्ट करिए चीजों को। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर आ रही है, ठीक है? इसी को मैं आगे आपके केमिकल बॉन्ड में कनेक्ट करूंगा जब हम केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे। यहां जितना छोड़ूंगा उतना समझना है, लेकिन इसके आगे का पोर्शन आपको केमिकल बॉन्ड में मिलेगा,
समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान दीजिएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मैं कह सकता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये चार्ज ऑब्जर्व करिएगा, ये चार्ज मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा कि फोर्स ऑफ मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, दिख रहा ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, यानी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो साइज ही कहलाएगा। तो बेटा यही सेम कंडीशन यहां पर भी है, यस और नो? तो मैं लिख सकता हूं कि बेटा हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाल सकता हूं, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गॉट इट एवरीवन? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा बेटा उतना हमारे पास क्या होगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा, देखो ये जो जितने भी चीजें रिलेट की हैं बेटा, आप इसको स्पेसिफाई स्पेशली कर सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयन बन जाएगा फिर तो मेरे लिए दिक्कत नहीं है ना। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पहले ये बताओ, ये जो बात हो रही है किसके लिए हो रही है बेटा? ये सपोज करो, इसको मैं मान लेता हूं ये कैटाइन की बात कर रहा है, और इसको मैं मान लेता हूं बेटा ये एनाइन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो कैटाइन एनाइन के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, सही है? अब मैं ये कह रहा हूं बेटा ये कैटाइन एनाइन का चार्ज जितना बढ़ाते जाओगे, पहले उस पर +1 प्लस और -1 का चार्ज है, अब मैंने +2 -2 रखा, चार्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? +3 -3 रखा, चार्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो जैसे जैसे वो चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। क्या मेरी बात सब समझ पा रहे हो? और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा बेटा तो ऑब्वियस है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ने का मतलब है कि बेटा हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी का भी बढ़ना। क्यों? क्योंकि मैं ये सीधा सीधा कह सकता हूं कि किसी एक एटम पे +1 चार्ज है और किसी एक दूसरे एटम पे +2 चार्ज आ गया, मतलब बने तो दोनों कैटाइन ही, आयन एटम से आयन बनेंगे। पहले तो वो एटम था ए, तो ए पे +1 चार्ज आया तो ए कैटाइन बन गया, और किसी एक दूसरे पे हमारे पास एलिमेंट है, उस पे वो एलिमेंट से जब वो आयन बना उस पे +2 चार्ज आया। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूं बेटा कि +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी कि +1 की? वो तो यहां से समझ में आ जाना चाहिए बेटा। तो मैं ये बात कर रहा हूं बेटा कि ये जो है हमारे पास स्पेशली आयनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है, तो ये मेंशन कर सकते हो बेटा ये ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड। सब बेटा बात तो एक है ना, कैटाइन एनाइन के लिए बात करोगे उसमें भी ऐसा ही होगा। हाँ, एक पे -1 है दूसरे पे -2 है, तो हमारे पास -2 वाले की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड के लिए स्पेशली ये ध्यान रखिएगा बेटा। ओके, समझे कि नहीं समझे? पक्का? ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट आपको कनेक्ट कर रहा हूं बेटा, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इससे मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, हाइड्रेशन एंथैल्पी थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन एक बार कनेक्ट कर जाओगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गॉट इट एवरीवन? जी, ऐसा कभी कंपैरिजन नहीं आएगा बेटा। देखो अब मैं यही जा रहा हूं आगे उस पॉइंट पे ताकि आप समझ पाओगे अच्छे से। मैं नेक्स्ट उसी पॉइंट पे जाना चाह रहा हूं। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे? चलिए आगे हम जो मूव कर रहे हैं, भाई साहब जो पूछ रहे हैं उसी पर हम मूव करते हैं कि यहां पर बात आई बेटा, मैंने आपको अभी दिखाया भी था, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये जो पूरा जोन है और यहां दोनों को अलग अलग तरीके से दिखाया है ना। अब मैं इसी पॉइंट से आना स्टार्ट कर रहा हूं बेटा कि कैटायन जो है उसकी हमने बात करी, तो कैटायन में हमें दिखा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात हो रही है, एनाइन में भी हमने देखा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात हो रही है। लेकिन जेन्युइनली अगर आप देखोगे बेटा तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना कि बेटा कैटायन और एनाइन दो अलग अलग आयन है और दोनों का नेचर भी बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ साइज, बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव। समझे कि नहीं समझे? अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपसे कंपैरिजन करूं, हमने डिस्कस किया था कि कोई एक एलिमेंट ए है,
उस एलिमेंट का एक कैटाइन हमारे पास A पॉजिटिव है, और उसी का अगर मैं एनाइन ले लेता हूं बेटा, तो एनाइन मेरे पास क्या है, A नेगेटिव है। तो आपने बताया था कि जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसका होगा, A पॉजिटिव का। ये बात हुई थी ना अपनी। उसके बाद A, उसके बाद A नेगेटिव, सही है। अब जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा बेटा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। तो वो जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा बेटा, ज्यादा अट्रैक्ट होना चाहेगा, क्योंकि एक तो साइज ऑटोमेटिकली छोटा दिख रहा है, जो हमारे लिए सबसे अच्छी फेवरेबल कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रेटेड आयन। क्या मेरी बात समझे? यस और नो? हाइड्रेटेड आयन को फॉर्म करने की सबसे अच्छी कंडीशन है कि भाई साइज छोटा होना चाहिए, तब ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो पाएंगे, सही है। तो कैटायन में ऐसा हो रहा है, जबकि एनायन में साइज बढ़ गया, लेकिन हमने चार्ज को डोमिनेंट मान लिया। और क्यों माना, तो आपको रीजन समझा दिया बेटा। तो मैं पॉइंट ये कह रहा हूं बेटा, तो अब मुझे एक चीज बताओ, अब प्रैक्टिकली आप समझो, ये कैटायन है और एनायन है, दोनों की हाइड्रेशन एंथैल्पी देखो, ये ध्यान देना, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, तो ऑब्वियस है कि बेटा हम यहां पर बात कर रहे हैं कि इस बेसिस पे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, अब मैं लिखते हुए चलो, हाइड्रेशन एंथैल्पी देखो, चार्ज तो दोनों में लगभग, मतलब चार्ज तो दोनों में एक कैटायन एक एनायन ही है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही है, तो मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं साइज के बेस पे जाऊं, तो अगर मैं कैटायन के लिए रिलेट करूं, मैं लिख दूंगा चलो इस चीज को, कैटायन के लिए रिलेट करूं तो 1/r ऑफ पॉजिटिव, r ऑफ पॉजिटिव मतलब आयनिक रेडियस ऑफ अ कैटायन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन, क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन, समझे, आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन, इज दैट क्लियर एवरीवन, समझे। तो ये जो कंडीशन है बेटा, ये कैटायन के लिए बात कर रहा है, ये किसके लिए बात कर रहे हैं, इसे नीचे भी लिख दिया है, बट ये फिर भी बोल दे रहा हूं, ये किसके लिए बात हो रही है, कैटायन के लिए। और सेकंड कंडीशन अगर हम रिलेट करें बेटा, यहां पर हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर ऑफ एनायन, यस और नो। तो बात है आती बेटा, यहां पर भी अगर मैं बात करूं आयनिक रेडियस, ये किसके लिए है, ऑफ एनायन, इज दैट क्लियर एवरीवन। ये किसकी बात कर रहा बेटा, एनायन की बात कर रहा बच्चों, सही है ना। तो मुझे ये बताइए बेटा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, फिर जो यहां पर इसने जो क्वेश्चन पूछा था बेटा, शायद वो भी कनेक्ट हो जाएगा आपको। मुझे बताइए बेटा, या दोनों साइड से हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी, इतना तो सबको समझ में आ गया, लेकिन दोनों साइड से क्या सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी, पहले तो ये समझो, नहीं होगी, इतना सबको समझ में आ रहा है। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होने वाली नहीं है, तो मैं कंपेयर कैसे कर लूंगा, अब बात समझ में आई। तो कैटायन को कैटायन के ही साथ कंपेयर किया जा सकता है, कैटायन को एनायन के साथ कभी कंपेयर आप नहीं कर सकते, या एनायन को कैटायन के साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों की हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी अलग अलग रिलीज होने वाली है। और वो डिपेंड करता है कंप्लीटली, मैंने आपको किसमें बोला, उसके किस कंडीशन पे, साइज पे जो यहां दिखाया है, और दूसरा बेटा जेड इफेक्टिव पे, सही है कि नहीं है। तो जेड इफेक्टिव पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव साइज पे ही इंपॉर्टेंस दिखाता है। अंडरस्टूड एवरीवन, क्या मेरी बात सब लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पक्का, एनी डाउट, यहां तक कनेक्ट हुआ, पक्का। अब अगर मुझे हाइड्रेशन एंथैल्पी टोटल निकालना है, सपोज करो मुझे हाइड्रेशन एंथैल्पी टोटल की बात कर रखी है, कैटायन एनायन यानी पूरे आयनिक कंपाउंड के, मतलब सपोज ऐसा आ जाता है, जो अभी मैंने इससे पहले फॉर्मूला लिखा आपके लिए, ये लिखा था, ये किसकी बात करी थी, आयनिक कंपाउंड के लिए लिखा ना। तो आयनिक कंपाउंड में
अगर आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी पूरा बताना, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी तो आप कैटायन एनायन की तो बताओगे नहीं, कंपाउंड का पूछा जाएगा तो पूरा एनी कंपाउंड को बताओगे। तो कैटायन की कितनी रिलीज हुई, एनायन की कितनी रिलीज हुई, तो ऑब्वियस टोटल के बेस पे चलोगे, यस और नो। तो अगर आप हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अ कंप्लीट आयनिक कंपाउंड देखोगे तो बेटा वहां पर आर ऑफ कैटायन प्लस 1/r ऑफ एनायन, इस तरीके से आपको कंप्लीटली वो निकालना होगा। ये बेटा मैं आपको ये तो चलो ठीक है, लेकिन यहां जो साइन है उसको मैं चेंज कर देता हूं बेटा, ये आपका प्रोपोर्शनल ही रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। अंडरस्टूड एवरीवन? क्यों? क्योंकि वहां बाकी कांस्टेंट भी तो आएंगे ना, तो मैं इक्वल टू तो नहीं लिख सकता। समझे कि नहीं समझे? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? तो अब ध्यान दो बेटा, अगर आपको ये कंप्लीट, ये किसके लिए है? आयनिक कंपाउंड के लिए। आई रिपीट, ये फिर से मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, इट इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, कि ये आयनिक कंपाउंड में आप ये देख सकते हो इस तरीके से। गॉट इट एवरीवन? क्या बच्चों मेरी बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से? पक्का? तो मींस कैटायन एनायन की अलग होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये भी हमें पता चला, और किस बेसिस पर अलग होगी वो हमें बहुत अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है हम अलग अलग होगी ये कह रहे हैं, तो बेटा ये क्यों होगा ये भी अपने को प्रॉपरली पता होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट? समझ में आया ना बेटा? ठीक है। और ये टोटल आयनिक कंपाउंड की आपको मैंने बता दी। देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में मैं आपको आज डाल देता हूं, ये कितना अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा ये अभी तो मैं डिस्कशन कर ही नहीं सकता हूं और ना करूंगा, लेकिन ये आगे जाके जरूर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, आगे जाके इन द सेंस इसके बाद जो चैप्टर हम केमिकल बॉन्ड स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम जरूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी मैं आपके दिमाग में क्वेश्चन डालता हूं। बेटा आपको यह समझ में यहां से कनेक्ट हो रहा होगा कि कोई भी, सुनिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से बेटा, क्योंकि यहां से वो इंटरेस्टिंग पार्ट बनता है, फिर हम आगे इसके ट्रेंड्स में मूव करते हैं। लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूं बेटा कि कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर वाटर में सॉल्युबल होता है, आई रिपीट, कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर वाटर में सॉल्युबल होता है तो वो इसी पाथ को शो करेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? अरे समझे? मतलब क्या, किस पाथ को शो करेगा? यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो ना बेटा, जितना ज्यादा वो हाइड्रेशन एंथैल्पी दिखाएगा उतने वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होंगे, जितने वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होंगे उतना वो आयन हाइड्रेटेड होगा, और हाइड्रेटेड होगा इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा हो पाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? यस और नो? आई रिपीट कि मैं जो बात कह रहा हूं बेटा उसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। मैंने ये कहा बेटा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड की अगर आपको सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो वो सॉल्युबिलिटी उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी से आप डिसाइड कर सकते हो। एक और फैक्टर होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसको मैं यहां पर वर्ड यूज नहीं कर सकता हूं, बिकॉज आपने वो सुना ही नहीं है तो आपके लिए बहुत नया हो जाएगा, इसलिए हम यहां पर उसको चीज को जब डिस्कशन नहीं कर रहे हैं तो उसका वर्ड भी यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को आप जो घर पे सॉल्ट यूज करो बेटा, उसको भी अगर आप पानी में डालते हो तो डिसॉल्व हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो डिसॉल्व क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो कोई भी आयनिक कंपाउंड को सॉल्युबल होने के लिए बेटा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी का होना मस्ट है। पहले तो ये समझ जाओ, एवरी आयनिक कंपाउंड इफ इट विल बी सॉल्युबल इन अ वाटर, बिकॉज वी नो दैट द वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यस और नो? सो इफ द ionic compound is soluble in a water, then it should be compulsory to form a hydration enthalpy.
वो एक मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आप बोलो बेटा कि अमाउंट के एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए बेटा। अगर वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है बेटा तो इसका मतलब वो सॉल्युबल होगा, और जितनी ज्यादा एनर्जी अमाउंट प्रोड्यूस करेगा उतना अच्छा सॉल्युबल होगा। अगर आपको ये जानना है कि वो अच्छा सॉल्युबल है कि नहीं है तो आपको ये कंसीडर, आपको ये कनेक्ट करना होगा, आपको ये समझना होगा कि बेटा वो हमारे पास क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन एंथैल्पी रिलीज करे, और जितना अमाउंट वो हाइड्रोजन एंथैल्पी रिलीज करेगा बच्चों तो ऑब्वियस है उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब आप इसको कनेक्ट कैसे करोगे बेटा, इस चीज को आप डाइजेस्ट करिए। किस तरीके से डाइजेस्ट होगा आप समझने की कोशिश करो बहुत अच्छे से। इसका डेप्थ अगर हम जाएंगे ना, आगे जाके मैं बिल्कुल डेप्थ ले जाऊंगा। यहां पर थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं आपको। आपने हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा बहुत सुना है? सुना है ना? तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड आप कहते हो, आपने डीएनए का स्ट्रक्चर तो देखा है ना? देखा है कि नहीं देखा? डीएनए के स्ट्रक्चर में आप वो एजीटीसी जो आप वो एक दो दूसरे से बॉन्डेड करते हो तो बीच में जो पार्शियल बॉन्ड बना तो बेटा वो पार्शियल बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अगर बॉन्डेड है तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप समझिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, ठीक है ना? नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला कि वो हमारे पास जो बेटा कंप्लीट जो कंडीशंस है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड, कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड की एक प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पे वो काम किया है। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टी है जो किसी भी जो स्पेशली आपको, अगर मैं आगे जाके हम जैसा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने वाले हैं आगे, तो वहां पर कौन कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जो मैं ये कहूंगा, मैं यहां पर वो यूज कर रहा हूं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का पार्शियल अट्रैक्शन होना, जिसे वंडरवॉल फोर्स का ही टाइप बोला जाता है बेटा, तो वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, ये सब आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जस्ट मैंने इसलिए बोला कि आपने अगर सुना है तो उस बेसिस पे मैं आपको बता पाऊंगा कि यहां पर जो बात हो रही है ना, अगर आप समझ पा रहे हो, ये इससे पहले वाली स्लाइड में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ये वाटर मॉलिक्यूल तो आयन के सराउंडिंग में अटैच्ड है, ये सुनो। अब बेटा जो पानी है, उस पानी में अगर आपने आयन नहीं डाला है, उससे पहले जो फिनोमेना चल रहा है वो फिनोमेना क्या है बेटा, कि ये वाटर मॉलिक्यूल अपने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड बना के बैठा है। कैसे बैठा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। कैसे बैठा है? मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा है। अब कैसे बना के बैठा है देखो, आप सिंपली समझो कि सपोज करिए बेटा हमारे पास, मैं आपको स्ट्रक्चर पूरा वाटर मॉलिक्यूल का थोड़ा सा जैसे हमने बेसिक बनाया था उसी तरीके से बना रहा हूं। तो यहां ध्यान दो बेटा, इसमें सिग्मा पॉजिटिव दिखाया था और इसमें सिग्मा नेगेटिव, ये सुनो। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इधर लाके थोड़ा सा चेंज करता हूं कि बेटा हमारे पास सपोज करिए ये वाटर मॉलिक्यूल में ये ऑक्सीजन है, इस तरीके से ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये सिग्मा पॉजिटिव, ये भी सिग्मा पॉजिटिव, ये सिग्मा नेगेटिव। सही है? क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं बच्चों? ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, यहां पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आया और वो वाटर मॉलिक्यूल इसी तरीके से अरेंज होना स्टार्ट हो गया। ये जो है सिग्मा नेगेटिव होगा, ठीक है? ऐसे यहां पर भी वो अरेंज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है? ये सिग्मा नेगेटिव होगा, बाकी सिग्मा पॉजिटिव होंगे। ये भी तो समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, ऐसे इधर भी आगे भी बना लेता हूं बेटा। तो आगे जो बनाऊंगा बेटा वो कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास। यहां पर H दिखा देता हूं, यहां पर O, यहां पर H। ये सिग्मा पॉजिटिव और ये सिग्मा पॉजिटिव, ये सिग्मा नेगेटिव। एनी डाउट? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है। अब ध्यान दो, अब बेटा ये जो डॉटेड लाइन आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है,
और यहां जो डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बताओ? पक्का? क्योंकि अपोजिट चार्ज है बेटा, तो इनके बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। पक्का? तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है एक्चुअली यही हमारा क्या कहलाता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाता है? अंडरस्टूड एवरीवन? यही हमारा क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड है। बाकी देखो बेटा, अभी तो बेसिक समझा रहा हूं, बाकी डिटेल में आपको करवाऊंगा, बहुत डेप्थ में लेके जाऊंगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? ये सुनो, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, वाटर में ऐसा जोन तो पहले भी था ना? था कि नहीं था भाई? ये जोन, ये क्राइटेरिया बनने से, ये हाइड्रेटेड आयन फॉर्म होने से पहले भी तो ऐसा, वो जो कंडीशन आपके सामने बनाई ऐसा होगा ना? सही है? लेकिन हाइड्रेटेड आयन आने के बाद अब क्या हुआ कि इसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। बोलो हाँ के ना? ठीक है, इसके सराउंडिंग में अगर वाटर मॉलिक्यूल अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे तो यहां पर सपोज करो ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर क्या आएगा बेटा? तो उसको मैं आप सीधे सीधे ऐसे ही दिखा दूं, यहां पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा। यस और नो? तो एक से समझ जाओगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। सही है कि नहीं है? यस और नो? तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं बेटा कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड, एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तो अटैच्ड है उस किसके साथ? आयन के साथ। लेकिन अब क्या हुआ बेटा? बाकी जो अटैच्ड होंगे वो किससे अटैच होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे उतना एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, हमने ये बात कही। और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा मतलब हमारे पास वो आयन उतना ज्यादा हाइड्रेटेड होगा और स्टेबल उतना ज्यादा होगा। यस और नो? तो इसी को बोला जाता। अब मेरे को ये बताओ बेटा, जब ये कहानी चल रही है तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा है, इसका मतलब क्या है? बाहर वाला वाटर मॉलिक्यूल पानी में इजीली हमारे पास इंटरैक्ट कर रहा है, तो इजीली मिसेबल भी होगा, और इजीली मिसेबल है तो सॉल्युबल भी तो हो जाएगा बच्चों। बोलो हाँ के ना? सही है कि नहीं है? तो इससे क्या समझ में आ रहा है बेटा? इससे एक ही चीज समझ में आ रहा है, जितना वो आयन हाइड्रेटेड होगा। अब मुझे एक कंक्लूजन बताइए, चलिए यहां ध्यान दो, थोड़ा सा यहां देखते हैं पहले, एक मिनट जस्ट प्लीज चेक कर लीजिए, फिर आप आराम से नोट डाउन करना। ये इस बी नेगेटिव के सराउंडिंग में, अब कनेक्ट करते हैं यहां से जो मैंने आपको बात कही थी, इस बी नेगेटिव या ए पॉजिटिव के सराउंडिंग में जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर को हाइड्रोजन बॉन्ड में जाना चाहेंगे। मतलब अब सीधी सीधी बात है, अगर 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुए, 5 वाटर मॉलिक्यूल अगर उस एनायन के या कैटायन के सराउंडिंग में अटैच हुए, तो बाहर भी उसी के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और अगर 5 की जगह पर 10 हुए तो बाहर उससे डबल हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड जितने पहले थे। अगर 15 हुए तो ट्रिपल हो जाएंगे। तो मतलब डिपेंड कहां पर कर रहा है बेटा? कि उस आयन के सराउंडिंग में कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, उसके बेसिस पे आपके बाहर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वो उसी के मल्टीपल में बनते हुए चलेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो इट मीन्स क्या है? मैं ये कह सकता हूं फिर से कि बेटा हमारे पास, अब मैं आपको उस कंक्लूजन पे लेके आ रहा हूं जो मैंने आपको समझाया था कि नंबर ऑफ water molecule attached in a particular ion, ठीक है, वो पर्टिकुलर आयन पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होना हमें ये बताता है कि बेटा कि वही आपके बाहर डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्टेड होगा। क्या मेरी बात ये भी समझ में आई सबको? चेक करो ना, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, और जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे बेटा उतने हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, उतना स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। इससे मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बेटा आप जितने ज्यादा आयन डाइपोल इंटरेक्शन को इनिशिएट करोगे उतना हमारे पास क्या होगा? वो स्टेबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एंथैल्पी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये कहना अल्टीमेटली आपको ये बताता है कि बेटा वो सॉल्युबल भी उतना ज्यादा होगा, वो सॉल्युबल भी उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि बेटा हाइड्रोजन एंथैल्पी का ज्यादा होने का मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी का ज्यादा होना। इज दैट क्लियर एवरीवन?
तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल कैसे होगा, तो आप कहोगे बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोग समझे? कनेक्ट हुआ सबको? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस बेटा वहां पर बहुत ज्यादा है। तो आपको आई होप कि ये पूरा पार्ट कनेक्ट किया होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट देखो, अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप अगर मॉड्यूल में देखोगे बेटा तो आपको बहुत सारी चीजें ऊपर से बस एक दो लाइन में, दो चार लाइन में लिख के आगे चल दिया, लेकिन मैं आपको बहुत डेप्थ में चीजों को लेके चल रहा हूं। तो कनेक्ट करिएगा, समझिएगा, बिकॉज ऑफ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास जोन है। यहां तक सबको कनेक्ट हुआ? ये नोट डाउन किया? ठीक है, जल्दी से इसको कंप्लीट करिए बेटा। अब मैं इसके बाद इसके आगे पॉइंट में मूव करता हूं। तो पहला तो हमें यह भी समझ चुके हैं कि कैटायन के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी अलग होगा, एनायन के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी अलग होगा। दोनों डिपेंड करेंगे, यानी दोनों के लिए डोमिनेटिंग फैक्टर केवल चार्ज ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारे पास दोनों की हाइड्रेशन एंथैल्पी अलग अलग होगी। यह हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? समझे बच्चों? पक्का? गुड। हाँ, हुआ? नोट डाउन हुआ? कंप्लीट? तो ध्यान दो बेटा, हमारे पास नेक्स्ट जो जोन आता है, अब हम हाइड्रेशन एंथैल्पी को यहां पर थोड़ा सा ये समझ चुके हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी किस तरीके से रिलेट की जाएगी, किस तरीके से कनेक्ट की जाएगी, कैटायन एनायन के लिए क्या होगा, सब कुछ मैंने आपको पूरा कंप्लीटली समझा दिया। इसका एप्लीकेशन आगे भी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ध्यान रखना। अब हम थोड़ा सा ट्रेंड्स में आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल के, कि किस तरीके से हाइड्रेशन एंथैल्पी का रोल होता है। तो नेक्स्ट इज ट्रेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट इन पीरियड, पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ध्यान दो बेटा, मैं दे रहा हूं यहां पर Na पॉजिटिव, Mg +2, ठीक है, Al +3, N -3, O -2, F -1। मैं इनर्ट की तो बात नहीं कर रहा, तो आयन है ही नहीं। अब जब आयन नहीं है तो हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल अटैच कैसे होगा? सही कि नहीं? ठीक है, इसलिए उसके बाद नहीं कर सकते। लेकिन ये ध्यान दो बेटा किस तरीके से ट्रेंड को फॉलो करता है। यहां से यहां जाएंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, और यहां से यहां आएंगे बेटा तो भी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी। देखो अब दोनों साइड से क्या हो रहा है? बढ़ रही है। यहां से इधर भी आ रहे हैं तो भी बढ़ रही है, यहां से इधर भी आ रहे हैं तो भी बढ़ रही है। समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि मेरे लिए, मैंने आपको क्या बोला, जब मैं चार्ज को डोमिनेटिंग फैक्टर बना चुका हूं, फिर मेरे लिए साइज मायने नहीं करेगा बेटा। यस और नो? फिर मेरे लिए साइज इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सही है? और आप बता देता हूं बेटा कि ट्रेंड्स में अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो अगर हम ट्रेंड्स में जा रहे हैं तो पीरियड में हर हमेशा इंपॉर्टेंट मेरे लिए चार्ज ही होगा, साइज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। वहां साइज की बात मैं पीरियड में नहीं कर पाऊंगा। और चार्ज क्यों डोमिनेटिंग फैक्टर है हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? अगर बेटा यहां एनायन है, आपको बताया मैंने, आप ध्यान दीजिएगा मेरी बहुत अच्छे से, सुनिएगा बात को। यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर इन तीनों में कंपेयर करो, अभी आप कैटायन को छोड़ दीजिए, एनायन में कंपेयर करिए। एनायन में ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ये भी और ये भी, अगर आप बात करो तो साइज का ऑर्डर आपने लिखा था। जो एटॉमिक रेडियाई होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी आयनिक रेडियाई जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करता है? जेड इफेक्टिव पे। और जेड इफेक्टिव जेड के बराबर हो जाता है, क्योंकि सिग्मा हो जाता है वहां कांस्टेंट। सही है?
तो फिर जेड इफेक्टिव जेड के बराबर हो गया, यानी एटॉम आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड, जिसका जेड बड़ा उसका आयनिक रेडियस सबसे छोटा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ऑर्डर बनाऊं तो सबसे छोटा साइज इसका होगा, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका, सही है, फिर उसके बाद इसका आ जाएगा ना, इसका जेड सबसे बड़ा है इन तीनों में, इन तीनों की बात करो, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो अपने आप पता भी चल गया कि जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसका साइज बड़ा होगा। लेकिन मैंने क्या बोला बेटा, हाइड्रोजन एंथैल्पी के लिए क्या है, चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर है, इसलिए देखो कैटाइन में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि कैटाइन में तो क्या होता है, चार्ज बढ़ता है तो साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है, लेकिन एनाइन में क्या होता है, चार्ज बढ़ने के साथ साथ साइज भी बढ़ता है। अब जब ऐसा हुआ तो ऑटोमेटिकली बेटा साइज के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन एंथैल्पी, लेकिन हमने चार्ज और साइज में डोमिनेटिंग फैक्टर किसको बोला है, चार्ज को बोला है बेटा, सही है, यस और नो, अरे समझे। तो उस बेसिस पे बेटा हाइड्रोजन एंथैल्पी दोनों साइड से क्या होगी, इंक्रीज होगी। गॉट इट एवरीवन। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने में हम ये नहीं कहेंगे कि बढ़ेगी कि कम होगी, हम ये कहेंगे कि बेटा जहां चार्ज बढ़ेगा वहां हाइड्रोजन एंथैल्पी बढ़ेगी, चाहे वो कैटाइन हो चाहे वो एनाइन हो। इससे पूरे पीरियड में अगर आप देखो लेफ्ट टू राइट जाने में हमारे पास क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रही है। गॉट इट एवरीवन, अरे समझे, पक्का, ठीक है, कोई डाउट यहां तक। अब हम आ जाते हैं बेटा इन पीरियड, सेकेंड कंडीशन हमारे पास, सॉरी इन ग्रुप, इन ग्रुप अगर हम ग्रुप में चलते हैं बेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करेंगे तो यहां आपको साफ साफ पता चल रहा है बेटा कि साइज ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है। साइज होता है बेटा ऊपर से नीचे आने में क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होने से जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाना, चार्ज का कम हो जाना। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो ऑब्वियस है कि बेटा हाइड्रोजन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं सीधे सीधे यहां पर कंक्लूजन पे जा सकता हूं कि हाइड्रोजन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। एनी डाउट, यस और नो? तो ऊपर से नीचे आने में हाइड्रोजन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं। तो बेटा एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आप मुझे बताइएगा, अगर इफ इन केस आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो अपन उसको डिस्कशन करेंगे। अगर मैं बेटा टॉप बॉटम हम आ रहे हैं, साइज को देख रहे हैं, तो साइज बढ़ रहा है हमने बोला, तो सब में ऑब्जर्व करेगा, सब में टॉप टू बॉटम आने में चार्ज तो सेम रहेगा। अगर मैं फर्स्ट ए ग्रुप, चलो मैं एग्जांपल ही ले रहा हूं, फर्स्ट ए की बात करता हूं। फर्स्ट ए एलिमेंट बताइए फर्स्ट ए ग्रुप के, ये सबको बोलना है बेटा कि दो चार लोगों के बोलने से काम नहीं चलने वाला। कौन कौन से एलिमेंट है? समझ गए? ठीक है, हम फ्रेंशियम की बात नहीं करेंगे, मैं पहले भी बोल चुका हूं, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसकी हम बात नहीं कर पाते हैं प्योरली। लेकिन फर्स्ट ए में ये तो हमें पता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अब बेटा ये सब कैटायन है, सब पे +1 है, आउटर मोस्ट का एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यस और नो? तो ऊपर से नीचे आने में साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, पहले तो ये बताइए। आयनिक साइज की बात कर रहा, साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए, बिल्कुल होती है बेटा हाइड्रोजन एंथैल्पी डिक्रीज। समझे कि नहीं समझे? तो हाइड्रोजन एंथैल्पी क्या होता है हमारे पास, हमारी डिक्रीज हो जाती है, सही है। तो मैं कह सकता हूं कि बेटा हाइड्रोजन एंथैल्पी का अगर मैं ऑर्डर बनाऊं, हाइड्रोजन एंथैल्पी का ऑर्डर बनाऊं, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एंथैल्पी किसकी होगी, Li+1 की, देन Na+1 की, देन K+1 की, देन Rb+1 की, नेक्स्ट Cs+1 की। सही है, सही है, समझे? अब एक चीज बताइए, अगर ऐसा आपको समझ में आ गया तो मैं आयनिक, मैं हाइड्रेटेड, अब जो लिख रहा हूं बेटा उसको आप मुझे बताइएगा, हाइड्रेटेड साइज,
हाइड्रेटेड साइज जो है बेटा उस आयन का वो हमें बनाना है, इन्हीं का। अब मुझे बताइए बेटा, बहुत अच्छे से समझना, आपको ऑलरेडी साइज बता दिया है जब वो गैसियस फॉर्म में। ये लिख लेना बेटा, ये सब किसकी बात हो रही है? गैसियस आयन की। हां, क्यों? अच्छा बता सकते हो ऐसा क्यों? मैं गैसियस क्यों कह रहा हूं? क्यों? सबसे पहले बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी लानी पड़ेगी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी लाने के लिए उस एलिमेंट को जिस भी स्टेट में आपको आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब वो गैसियस एटम में आ चुका बेटा, तो उसके बाद आपने आयनाइजेशन एनर्जी दी, तो आयन कौन सा बनेगा? गैसियस आयन ही बनेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? मतलब देखो, अब यहां से हमें वो चीज भी समझ में आ जानी चाहिए जो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी का पूरा वो कंडीशन डिस्कस किया है। गॉट इट एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से? गुड। तो ध्यान दीजिए बेटा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि ये तो आयनिक साइज गैसियस आयन का है, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी वो बता चुके हैं। मुझे बताइए बेटा, हाइड्रेटेड साइज बताना है उस पर्टिकुलर आयन का जिसमें उस आयन के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। तो किसका साइज फिर हमारे पास कैसा होगा? जी, किसका? क्या मैं ऐसा लिख दूं? यस और नो? सही है ना? पक्का? क्या किसका होगा सबसे ज्यादा? सीजियम का, है ना। ये आयन एक्वस फॉर्म में है, ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि बेटा हाइड्रेटेड लिखा है मतलब एक्वस होना मस्ट है, तभी हम कह सकते हैं बात। यस और नो? तो मैं पूछ रहा हूं बेटा, किसका साइज सबसे बड़ा होगा? सीजियम का साइज बड़ा होगा, है ना बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, सीजियम का साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। सीजियम का साइज सबसे बड़ा होगा, वही तो लिखा ना मैंने यहां पर, है ना। सीजियम का साइज सबसे बड़ा होगा, वही तो लिखा है मैंने, लिखा है ना। तो बेटा आपके अकॉर्डिंग थोड़ा लिखूंगा कि सीजियम बड़ा होगा, मतलब आपने कह दिया तो वही क्या लिखना है मुझे? क्या यहां पर आपको पहले ही समझाया था बेटा। अब आप कनेक्ट करिए, आपने क्या कहा? हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? इसका मतलब लिथियम के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होंगे कि बेटा सीजियम के? तो दिमाग नहीं चलता क्या अपना? नहीं चलता? चलता है ना। तो दिमाग चलना चाहिए ना बेटा, दिमाग चलाओगे तो ही ये चीजें चलेंगी ना बेटा। आप खुद कहते हो बेटा लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, ज्यादा तभी होगी ना उसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होंगे। अब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होंगे बेटा उसका साइज बड़ा होगा कि जिसमें कम? बताओ, जिसमें कम अटैच होंगे ज्यादा अटैच होंगे ना बेटा, सीधा सा। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोग समझ पाएंगे? नहीं समझ पाए बेटा? पक्का? सो इन सिंपल वर्ड बेटा की चीजों को कनेक्ट करिए। देखो कनेक्टिविटी आपको खुद बताएगी कि भाई आप प्रॉपर्ली उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे नहीं समझ पाए। मुझे बताओ, क्या ये ऑर्डर मैंने तो नहीं लिखा था ना, आपने खुद बताया था, और इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको पता था। और बार बार मैं एक ही चीज आपसे कह रहा था बेटा कि लिथियम का आपने बोला हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच्ड है। जिसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होना मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होना। मेरी बात समझ में आ रही ना बेटा यार सबको? बेटा हमें एटम पे नहीं जाना ना, पहले तो आयन में जाना है। देख पहले अपने माइंड में बहुत अच्छे से पिक्चर बना, आयन की बात हो रही है। तो पहले आयन कैसा था? गैसियस। अब आयन कैसा हो गया? एक्वस। क्यों बना एक्वस? क्योंकि उसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुए, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रेटेड आयन बोल रहे हैं। इतना समझे? ये बात तो पहले भी हुई ना बेटा। मैं जो पूछ रहा हूं पहले वो बता,
ये बात तो पहले भी हुई ना कि भाई हाइड्रेटेड आयन क्या होते हैं, क्या कंडीशन है, ये तो पता है ना अपने। तो हाइड्रेटेड आयन हमने पहले भी डिस्कशन किया है। तो अब मैं बात कर रहा हूं बेटा कि हाइड्रेटेड आयन, जस्ट अ मिनट,